आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से बनने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आज बनने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से, सभी को आज आपको बता देने वाले हैं। तो 2021 के बाद 2022 में आपको टॉपर देने के लिए बहुत ही जबरदस्त आपकी क्लास शुरू कर दी गई है। तो फटाफट से इतनी अच्छी कमाल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगर आप 2022 में बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको एक एक चीज को आपको ध्यान देना होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना होगा और आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विक जल के साथ अपक्रिया करेगी। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम आपको तो बताएंगे ही, तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बता दें कि इसका बिल्कुल जैसे उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल जितने भी बच्चे हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन सी पे टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी के क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और यह भी प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं स्थानांतरण से, वो कौन से यौगिक कहलाते हैं आपको बताना है। तो आप यहां पे ऑप्शन देख सकते हैं, आपको फटाफट बताना है। तो आपको बता दें कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजी हो जाएगा। हम लोग कम ही समय में सभी क्वेश्चन को कर डालेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन जितने भी आपको बताया जाना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2013 और 15 में भी पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है। आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है ना। तो क्या होता है, CaCO3 होता है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है। मतलब कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होगा, क्या श्वेत होगा, काला होगा, भूरा होगा या फिर पीला होगा। फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया। इसका जवाब आपको बताना चाहेंगे कि इसका जवाब होगा काला। कैसा होगा वह काला होगा, ठीक है, यानी कि ब्लैक होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी अनअकैडमी लेकर के आ गया है आप सभी के लिए, न्यू आइकॉनिक फॉर नीट यूजी के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, आप फटाफट से आप हमारा कोड यूज करके आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं DLS10। फटाफट से आप कोड यूज कीजिए। यहाँ पे आपको इंडिया का बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस यहाँ पे आप दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप इंडिया के बेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट चलती है जिसमें आप लगभग 4 करोड़ का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सिर्फ आप हमारा कोड यूज करके DLS10 कोड यूज कीजिएगा। क्रैक अनअकैडमी फॉर जेडी स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलती है जिसमें 11 करोड़ तक का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो फटाफट कीजिए। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट चलती है जिसमें एक लकी विजेता को एक आईपैड दिया जाता है। फटाफट करें। सभी क्या कह रहा है कि अभिक्रिया है ना कि CuO+H2 से बनता है CuH2O में किसका उपचयन, माने अपचयन हो रहा है, माफ कीजिएगा अपचयन हो रहा है। इसमें आपको अपचयन बताना है। एक उपचयन होता है, एक अपचयन होता है। तो यहाँ बताना है किसका जो है अपचयन हो रहा है। तो फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा बिल्कुल CuO का हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, CuO का यहाँ पे जो है वो अपचयन हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में जो ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके बारे में हम आपको पूरे बता दिए हैं, पूरे समझा दिए हैं कि कौन कौन से उपचयन, अपचयन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, है ना, और क्षेपण अभिक्रिया, इस सब के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो पूरी उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और यह देखिए क्वेश्चन काफी बढ़िया प्रश्न है क्योंकि यह क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है ना। आपको क्या क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है कि जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना रहता है, 2 रहता है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर, जो चूना पत्थर होता है उसको उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं।
जब चूना पत्थर को हम लोग क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, तो यह CaO और CO2 में यह क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी कि हमको प्राप्त होता है, ये मिलता है हमको। तो यह कौन सा अभिक्रिया है, कि या द्विअवघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है, आपको इस अभिक्रिया का नाम बताना है। आपको बताना चाहेंगे कि यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके जब छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और जब छोटे छोटे दो पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूना पत्थर को जब हम लोग उष्मा दे रहे हैं तो यह दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जा रहा है। कौन कौन से पदार्थ में, एक CaO और एक CO2 में बढ़ जा रहा है, यानी कि यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है, कि लेड नाइट्रेट चूड़े को एक प्रणाली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, मतलब कि यह धुआं जो है वह किसका धुआं है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा, कि लेड नाइट्रेट चूड़े को एक प्रणाली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। यह धुआं है ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन गैस का, या फिर लेड ऑक्साइड का। ये किसका है, तो आपको बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल कि यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज, बी नंबर। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और ये देखिए प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको जब हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में जब पढ़ा रहे थे तब भी आपको बोले थे कि श्वसन के बारे में ये क्वेश्चन आता ही है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन जो है वो एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। हमने आपको जब पढ़ा रहे थे इस चैप्टर के बारे में, जब आपको पूरे डिटेल्स के साथ, तो उसमें हमने आपको बताया हुआ था। और आगे से भी हम आपको जब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन को रखेंगे और आपको हम बता देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा ना, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त और आसान क्वेश्चन है कि जब एकल अभिकर्मक टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। को पता है, हमने आपको बताया हुआ है कि जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी बढ़िया प्रश्न है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन जो है विस्थापित कर देगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा कि फेरस सल्फेट से जो है वो लोहा को निम्नलिखित में से कौन विस्थापित कर देगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि Zn जो है वो विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और आपको बताया था कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वही विस्थापित करेगा, अन्यथा कोई विस्थापित नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि भूरे रंग का। किस रंग का हो जाएगा, तो भूरे रंग का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी कमाल का प्रश्न है और देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको हमने बताया हुआ था कि उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना। और जिसमें मतलब कि वृद्धि नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे भी क्या कहते हैं, उसको भी हमने आपको जो पढ़ा रहे थे वो बताए हुए थे, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखे आप देख जरूर लीजिएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया हम लोग उसे कहते हैं। यानी कि हमने आपको समझाया था ऑक्सीकरण और अवकरण के माध्यम से कि ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या क्या होता है। ऑक्सीकरण में हमने आपको समझाया था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अवकरण में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, यानी कि कमी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसका जो अलग अलग नाम होता है, यानी कि ऑक्सीकरण को यहाँ पे उपचयन और अपचयन के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है, यानी कि अवकरण और ऑक्सीकरण को, ठीक है, अलग अलग नाम उसका होता है। तो उपचयन में आप समझिए कि ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीकरण और उपचयन एक हो जाएगा, और अवकरण और अपचयन, ठीक है, ये आपका एक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आपको हमने बताया था कि
और अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि वहां पे हमने बताया था कि ऑक्सीकरण और अवकरण अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वहां पे हमने बताया था उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वह रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगा कि उपचयन और अपचयन अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न हमसे काफी कमाल का प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का जो रंग होगा वह रंग किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, तो इसका रंग जो होगा वह श्वेत होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर होगा। इसको याद करके आपको रखना है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है वह हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो हमने कई बार आपको बताया हुए हैं कि जब किसी भी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो समझे रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है ना। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का जो दहन है वह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण का यहाँ पे है, संयोजन है, अपघटन है या फिर ऊष्माक्षेपी या फिर विघटन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी है। क्या है, संयोजन, ये माफ कीजिएगा, प्रकृति गैस का जो दहन है किस प्रकार का समीकरण है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। और अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 13 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको हम बताए भी थे जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो क्वेश्चन है कि साग सब्जियों के विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना, ये आपको बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको इसका जवाब बताना है। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट बताते रहिए। बिल्कुल, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है तो ऑप्शन दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो आप यहां से ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, आपको क्वेश्चन एक बार और सुना देते हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 17 और 13 दोनों में पूछा गया था, 2017 और 2013 में भी पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण, जो संक्षारण है वह किस प्रकार की अभिक्रिया आपको ये बताना है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि संक्षारण जो है कि उपचयन अभिक्रिया है। जिनको पता है वो फटाफट जवाब देते रहेंगे। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा जो कथन है वह असत्य है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे अभिक्रिया जो दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया जो दी गई है यहाँ पे कि 2PbO + C से बनता है 2P + CO2, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है यहाँ पे। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये इस प्रकार से दिया है कि सीसा अपचयित हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है या फिर कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि दिक्कत आपको न हो, है ना। वैसे हम आपको बता देंगे इसका उत्तर, आपको नहीं पता है तो, है ना। तो फिलहाल आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए नंबर 1 मतलब कि ऑप्शन में 1 जो दिया गया है, यानी कि ए सीसा अपचयित हो रहा है, और उसके बाद से जो इसमें ऑप्शन दे रहा है बी नंबर 2 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। पूछ रहा है यहाँ पे कौन जो है असत्य है, असत्य यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे गलत जो है वह क्या चीज है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि Fe2, है ना, Fe2O3 + 2Al से बनता है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। ये जो अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है आपका विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये विस्थापित कर देता है इसको। अब विस्थापित करने के बाद से अपना यहाँ पे जो है वह स्थान ग्रहण कर लेता है। जो Fe के साथ O3 जुड़ा हुआ था, अब ये जो है विस्थापित करके Al2O3 बन जा रहा है, यानी कि यहाँ से Fe गायब हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे Fe था O3 के साथ, लेकिन अब यहाँ पे Al2 जुड़ चुका है, यानी कि Al जो है यहाँ पे एल्युमिनियम जो है यहाँ पे आ चुका है। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि KClO3
को गर्म करने पर क्या होता है? O2 मुक्त होता है या Cl2 मुक्त होता है या H2 मुक्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? क्या होता है आपको ये बताना है ना? तो फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वह मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है ए नंबर, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न जो है वह काफी कमाल का प्रश्न है, और अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि 2015 में पूछा गया था। प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया जो दी गई है, इसमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? आपको यहाँ पे सत्य आपको बताना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कॉपर का ऑक्सीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ये आपका सत्य है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो आपको सारा चीज़ हम बता चुके हैं। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? जो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, वो रंग कैसा होता है? और 2014 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था, सिल्वर क्लोराइड का रंग। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद करके रखिएगा कि ये श्वेत होता है। कैसा होता है? वे श्वेत होता है। आप बढ़िया से इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि वे श्वेत होता है। अगला देखिए प्रश्न, ये भी 2014 में ही प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से जो कौन सा उत्पाद है वो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। ये 2000 क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और हमने आपको बहुत बार इसको बताया है, तो अगर आप और वीडियोस नहीं देखें तो उस वीडियो को आप जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा NO2 और O2। क्या हो जाएगा? NO2 और O2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2013 में और 2021 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों बार। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं उसे? हमको क्या कहते हैं उसे? हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिनको भी पता है वह जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये नीचे दी गई अभिक्रिया है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? आपको फटाफट से जवाब देनी है, और यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बात ध्यान में रखिए आपको। और यहाँ पे समीकरण जो क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया है कि ZnO+C से बनता है Zn+Cu, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है, और ऑप्शन और भी आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ZnO उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, और समीकरण वहां पे दिया गया था ZnO+C से बनता है Zn+CO, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि यहाँ पर जहाँ पे दिया गया था कार्बन उपचयित हो रहा है, ये जो दिया गया है ऑप्शन ए नंबर में कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अब अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है, काफी कमाल का प्रश्न है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? जिंक तथा लेड जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? कम अभिक्रियाशील या अधिक क्रियाशील या फिर समान क्रियाशील, या फिर सभी उत्तर संभव हो सकता है। तो आपको बताना है, फटाफट से जवाब दीजिए, जवाब देने का इसका प्रयास कीजिए। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि यह अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं, क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको हमने समझाया था कि जहां पे आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसमें, और जिसमें अपने से अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। माफ कीजिएगा, कि जो ज़्यादा मतलब कि क्रियाशील होगा, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वह अपने से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देगा वहां से, उसे हम लोग कहेंगे विस्थापन। और जो आयनों का आदान प्रदान करता है उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? द्विविस्थापन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन है कि CuO+H2O से बनता है CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको यहाँ पे अभिक्रिया आपको बताना है कि उपचयन है, अपचयन है, उदासीकरण है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है यहाँ पे अपचयन है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको हमने बताया था कि जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाएगा ना, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गंधक अम्ल है,
ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको ये बताना है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यह एक प्रकार की ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की कुल भार उत्पाद की कुल भार के बराबर होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकालिक रासायनिक समीकरण में, या ए और बी दोनों में, या फिर सभी उत्तर गलत है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि संतुलित रासायनिक जो समीकरण में वह क्या होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम सभी का काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि समीकरण CaCO3 जब इसे उष्मा दिया जाता है तो CaO प्लस CO2 में यह विभक्त हो जाता है, तो किस प्रकार की यह समीकरण है। आपको हमने इसके पहले भी बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन किसी दूसरे प्रकार से पूछा गया था, यहाँ पे समीकरण नहीं दिया गया था वहाँ पे, है ना। तो हमने बताया था आपको कि वो वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक बड़ा पदार्थ टूट करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा छोटा पदार्थ में क्या हो रहा है, विभक्त हो जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा पदार्थ में विभक्त हो जा रहा है, और यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, जो कि काफ़ी बढ़िया है, तो आपको इसे बढ़िया से याद कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 2Mg प्लस O2 से बनता है 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको यह बताना है। तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए। आपको अगर आपको पता है तो आपको बताना चाहेंगे कि यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया क्यों अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो जब ये बड़ा पदार्थ का निर्माण करेगा अर्थात यह क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभी आपको हमने वही समझाया कि जब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, अर्थात यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में और 2021 में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको विस्थापन अभिक्रिया बताना है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने आपको बताया था कि जो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वही आपको यहाँ पे बताना है। तो आप फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए। हमने कई बार आपको बताया हुआ है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जो सी में दिया गया है Fe प्लस CuSO4 से बनता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोहा है आयरन Fe ये हटा दे रहा है, Cu को कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि होता है। किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, हमने आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन को घुमाया गया है ना, आपको हमने तो सिंपल बताया है और सिंपल आप पढ़े भी होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी कि योग में मतलब हो गया वृद्धि। अगर यहाँ पे वृद्धि नहीं दिया गया होता तब तो आप तो सोच में पड़ जाते। तो वही बिल्कुल, अगर आप वृद्धि होगा ऑक्सीजन का तो उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है, या फिर ऑक्सीकरण भी यहाँ पे दे सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताना है आपको, और यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल हाँ, तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। वो क्या है, वह कॉपर है। आप सब्जेक्टिव में भी पढ़े होंगे, आपके बुक के बीच में ही, चैप्टर के बीच में ही क्वेश्चन दिया गया है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखिए 2018 में पूछा गया था, कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl, है ना। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, या फिर कैसा है, आपको ये बताना है ना। तो बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम आपको समझाए भी थे कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये द्विविस्थापन हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम सभी का है, कह रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। क्या वह धीमी हो जाती है, तीव्र हो जाती है, बराबर हो जाती है, फिर अति तीव्र हो जाती है, क्या हो जाती है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल वह
क्या होती है, बराबर रहती है, यानी कि वायुरोधी बर्तन में जब खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की जो गति होती है वह बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन क्या होती है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है वह 2020 में पूछा गया था, और आपको बता दें कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो सोचिए मत, वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे आपको फिर आगे से वीडियो मिलना बंद हो जाएगा, तो कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो फटाफट से देखिए कि रेड कलर का बटन आपने दबाया है कि नहीं दबाया है ना, घंटी का आइकन जो आएगा उसके भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो निकलती है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था, और क्वेश्चन हम सभी का है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो हमने बार बार आपको बताया है कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी 2020 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2 + O2 से बनता है 2H2O है एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि बड़े पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। तो इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त कर दिया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का जो रंग होगा वह रंग किस प्रकार से होगा आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उजला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगला देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है प्रश्न कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसी अभिक्रिया है, कैसी परिवर्तन है। क्या ये भौतिक परिवर्तन है, या कोई परिवर्तन नहीं है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं है, या फिर रासायनिक परिवर्तन है। ये किस प्रकार की परिवर्तन या अभिक्रिया है आपको ये बताना है ना। तो क्वेश्चन आपका जो था वह क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है ना। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो दिया गया वह हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, या फिर CO2 से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से। ठीक है, किससे बाहर निकलता है आपको ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है वह किससे निकलता है आपको ये बताना है। फटाफट से जवाब बताइए। बिल्कुल, तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल से निकलता है। किससे निकलता है, जल से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक भौतिक दोनों परिवर्तन, या फिर में से सभी गलत है। तो आपको बताना चाहेंगे कि अंगूर का जो किण्वन है वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर, रासायनिक परिवर्तन। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है प्रश्न हमसे कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, तो की जाती है क्यों की, मतलब क्यों किया जाता है आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ करके दहन की प्रक्रिया की जाती है, क्यों की जाती है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली जो परत हो वह हट जाए, उसे हटाया जा सकता है, इसलिए इसे किया जाता है। ये सबसे आपका आसान क्वेश्चन भी आपका बुक में का भी है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपकी बुक में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए, कि क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जलाने के लिए, आपको पता है, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, आपको ये बताना है। तो वो होता है श्वेत चमकदार लौह का। क्या होता है, श्वेत चमकदार लौह, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न हम सभी का वह कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड होती है वह किस प्रकार की ऑक्साइड होती है आपको ये बताना है। तो देखिए, जो धात्विक ऑक्साइड होती है वह एक प्रकार की क्षारीय ऑक्साइड के रूप में होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। अगला कह रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को बता दें कि धातु वाले चैप्टर में अधिक ज़्यादा ही पढ़ना है, फिर भी यहाँ पे भी दे दिया गया है, तो आपको इसमें भी, इस चैप्टर में भी आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आगे चल करके दिक्कत न हो। कह रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, पराक्साइड, या फिर अम्लीय ऑक्साइड, या फिर क्षारीय ऑक्साइड। तो देखिए, अधात्विक ऑक्साइड को जो हम लोग क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्विक को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तनु HCl से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा आयन जो है वह उत्पन्न होता है। जब तनु HCl से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है करने पर कौन सा जो आयन होता है वो उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो उत्पन्न होता है वो होता है क्या चीज़, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, सी नंबर। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम सभी का। और लास्ट क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि NaOH, CaOH2 विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है। और आपको बता दें कि आपकी जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले थे ये सभी का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं एकदम हूबहू, तो आप मार्केट में जाकर के DLS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के दुकान से खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि मेरा खुद का बुक निकला हुआ है आपके लिए 2022 के एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट बेहतर कर सके इसके लिए। तो आप जाकर के मार्केट से वो बुक को आप खरीद सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। हाँ, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। DLS एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा, या फिर मंटू सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए मैट्रिक कक्षा के लिए 10वीं के लिए लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इसका उत्तर बताइए आपको लोग कि इसका उत्तर क्या होगा कि NaOH, CaOH के होल ट्वाइस विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन जो होती है वह मुक्त होती है। आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या चीज़, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह कमाल वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो कर लीजिए फटाफट से और लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।